वही मैं बोल रहा था कि वहाँ यूनियन जो सेटलमेंट किया था उसको नकार के लोग संघर्ष किए और उसमें 100% जीत मिला है। ये स्वयं स्फूर्ति का जो जीत है। और ऐसा ही एक एयर इंडिया में पायलट लोग किए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नकार दिए और संघर्ष के उनको जीत मिली है। वही वही कहना है कि इनका स्वयं स्फूर्त का जो ये है उसके ऊपर ही आधारित अगर संघर्ष हो तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ललन जी, ये है कि देखिए, बंगलौर में भी जीती थी महिलाएं, स्वतः स्फूर्त ही था, जो पीएफ का पैसा नहीं निकालने का ये सब था, उसके खिलाफ संघर्ष किया, उनको जीता, गवर्नमेंट को पीछे आना पड़ा। मैंने हाँ। मोदी सरकार बैठते ही ये फैसला लाई थी, लेकिन वो पीछे हटना पड़ा। लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन आगे कहाँ ले जाएगा? मैंने क्या कोई परिवर्तन और इसमें वो करेगा, या हमारे जो यूनियन की फेलियर है, जो यूनियन अपने को यूनियन के रूप में नहीं, एक ट्रेड के रूप में विकसित कर लिया है, तो उसकी नाकामी आई है। हम्म। तो स्वयं स्फूर्त यानी मजदूरों के बीच से निकलेगा ना। अभी क्या होता है कि ऊपर से जो बोलता है वो हम फॉलो कर रहे हैं। हम चुनाव में सिर्फ चुनने का अधिकार, निर्णय का अधिकार कहाँ है? स्वयं स्फूर्त मतलब जनवाद यानी मजदूरों के बीच का निर्णय होगा। मजदूरों तो के बीच के निर्णय। मतलब ये ललन की बात से मैं जो समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है एक चीज महत्वपूर्ण है कि हम आंदोलन की भाषा में हम लोगों ने स्वतः स्फूर्त या स्वयं स्फूर्त की बात को हमने संगठन के नकार के रूप में देखी है, जबकि हाँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो स्वयं स्फूर्तता होती है, ये अपने आप में एक संगठन का प्रारूप भी होता है, वो उसमें भी मौजूद होता है। आखिरकार मजदूरों के बीच में आपसी रिश्ते होते हैं काम के दौरान, और उस काम के दौरान जो रिश्ते होते हैं उससे संघर्ष निकल रहा है। तो हम उसको किस हद तक कहें कि वो ऐसा है कि वो अचानक केवल निकला है। मतलब स्वतः स्फूर्त का अर्थ ये नहीं हो सकता कि वो अचानक हो गया, बिना बिना कारण के हुआ। मतलब उसके उसके अंदर एक सांगठनिक प्रक्रिया मौजूद है। अब उसको हम कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, हम कितना उसको पहचान कर पाते हैं और कितनी जल्दी पहचान कर पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर से राजनीति किस तरह से निकलेगी। क्योंकि अगर हम उसके साथ बाद में खड़े होते हैं, जब एक वो आंदोलन चल रहा है, तो यानी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम मजदूरों के साथ जो हमारा सरोकार है, उनके बीच जो सारी चीजें मतलब उनके संबंध में जो सारी चीजें घटनाएं घट रही हैं, उसको हम लोग एक हद तक छोड़ देते हैं। मतलब वो सामने नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि ललन, हाँ बताइए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूर ठीक है, किसी एक विचारधारा या एक व्यक्ति के पीछे नहीं है, लेकिन अपने आप में एक संगठित होता है, तभी वो स्ट्राइक पर या हड़ताल पर जाता है। ये नहीं कि अचानक वो उठा कुर्सी से या अपने काम से और चल दिया। हाँ कहीं ना कहीं एक उनका अपना एक स्वरूप है। हाँ ठीक है, वो उसको ट्रेड यूनियन या एक विचारधारा मानने वाले लोग उसको स्वतः स्फूर्त कह देते हैं, क्योंकि हाँ वो उनके विचार में नहीं बंधा होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सांगठनिक तालमेल होती है, आपस में मजदूरों के एक संगठन कुछ ना कुछ बनता है, तभी जाकर वो एक स्ट्राइक में जाते हैं। हाँ। और अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो विचारधारा आखिर मजदूर, हमने तो कहा ये भी है ना कि मजदूर वर्गीय विचारधारा, मतलब वर्ग की विचारधारा की बात हम करते हैं। जब हम वर्ग की विचारधारा करते हैं तो उसके संघर्ष में, चाहे वो किसी तरह का संघर्ष हो, उसके संघर्ष में वो कहीं ना कहीं वो मौजूद होता है। हमको, हमारी जरूरत यह है कि हम उसकी पहचान करके उसको उसका निचोड़ दिखाते हुए उसको हम आगे एक संपूर्ण विचार के रूप में हम सामने लाएं। तो मेरी समझ है मार्क्स, लेनिन या कोई भी जो विचारक रहे हैं, वो अपने दिमाग से उपज करके तो नहीं चीजें हुई हैं, केवल वो संघर्षों के अंदर से विचारधाराएं उभरी है। तो मैं समझता हूं कि बार बार यही होता है कि हमको ये फिर वापस जाना पड़ता है मजदूरों के वर्गीय संघर्ष में, कि नए ढंग से
जो उसके अंदर जो विचारधारा जिसको हम कहते हैं कि वो अब किस रूप में सामने आ रहा है, तो हमको उसके संघर्ष में उसको देखना पड़ता है। तो मेरी समझ है कि आपसी तालमेल जो मजदूरों का लगातार बना रहता है, जिससे कभी हो सकता है सामने आपको साल में, 2 साल में, 4 साल में अचानक कुछ नजर आ जाए, पर वो तालमेल तो लगातार बना रहता है, और वो तालमेल लगातार बना रहता है, और उसका पूंजीपति और या मैनेजमेंट के साथ जो संघर्ष है वो भी लगातार बना रहता है। तो हमको उसमें क्या हो रहा है, उस संबंध में क्या हो रहा है, 2 संबंध हो रहे हैं ना वहां। एक तरफ जिसको हम कह सकते हैं पूंजीपति और मजदूर के बीच का संबंध, और दूसरे मजदूरों और मजदूरों के बीच का संबंध। तो उसको, ये दोनों संबंधों को हम के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से वो चीजें चल रही हैं, वो जब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में हमको दिखाता है कि नए समय में सांगठनिक स्वरूप क्या होगा। मतलब ट्रेड यूनियन तो हिंदुस्तान में तो अब तो वो फॉर्मूला है जो सरकार वो फॉर्मूला अपने कानून में उस फॉर्मूला को बना दिया है, और हम उस फॉर्मूला को अपनाते हैं। चाहे वो पूंजीवाद का विकास इतना हो चुका है, नए तरह से मजदूर पूंजीपति संबंध विकसित हुए हैं, अब वो कितना इस तरह के संघर्ष, जो नए संघर्ष हैं, उसके लिए कारगर है, ये हम लोगों ने देखना बंद कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ पर गलती है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप पूंजीपति और मजदूर मैंने पूंजीपति उस तरह से शोषण करने में नाकाम है जो पहले कर पाता था, उसको और अपने क्योंकि शोषण को तीव्र करना है, तब वो एक अलग रास्ता अपना रहा है जिसको वो लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री हो, उसको एक गरीब घर से चाय बेचने वाले से तुलना किया जाता है। या मुंडका का आप देखेंगे कैसे उसका मालिक भी जो राष्ट्रवाद का तड़का लगा रहा था कि कैसे वो मेक इन इंडिया के तहत चीजों को शुरू किया। या इस मालिक को देखिए जो आज 65 देशों में जिसका कारोबार है, उसके विषय में भी कहा जाता है 10वीं पास था, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाता था। तो ये और उसको बाद में देश के तरक्की के साथ जोड़ देना। अब वो 65 देशों में कारोबार है, 35,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन वहां मजदूर तो 10,000 पे काम कर रहा है। वो उस मजदूर के लिए तो सोच नहीं रहा है। मजदूर तो देश का अंग है, अगर उसको देश सोच रहा है तो उसके जीवन का सोचता कि इसका भी जीवन अच्छा से चले, लेकिन उतना पैसा नहीं दे पाता है। और उसको एक जो है देश, तो ये देश का जो तड़का लगाया जा रहा है, ये देश किसका, और ये मैंने क्यों एक नया रोल एक कुछ समय से हम लोग देखने में ही आ रहा है, गरीब के घर का गरीब का बच्चा इतना आगे बढ़ गया। तो ये सारी चीजों में आप देखेंगे खिलाड़ी से लेकर सब जगह ये सारी चीजें आ रही हैं। बिल्कुल, मतलब ये तमाम चीजें जो है ये बहुत मतलब ये संकट को दिखाता है कि नए तरह से आपको जो व्यवस्था के प्रति जो लोगों का मोह भंग हो रहा था, उस व्यवस्था के अंदर मोह को फिर से पैदा किया जाए, और राष्ट्रवादिता का जो तड़का है, हाँ वो यही है कि वो मोह पैदा कैसे किया जाए ताकि लोग जो है जिस तरह से व्यवस्था चल रही है उनको सपना दिखाकर, व्यक्तिवादी सपना दिखाकर कि वो किसी दिन वो भी पूंजीपति बन सकते हैं। जैसे ये सरकार ने कहा ना कि मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नए नए तरह से बेरोजगारी नजर आती है, हाँ, पर तब भी ये सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचारधारा दी। वो क्या उन लोगों ने स्लोगन दिया, वो स्लोगन दिया कि हम जॉब हम क्रिएटर बनो। हाँ, मतलब जॉब हम क्रिएटर हैं, हम जॉब सीकर नहीं है, यानी जॉब ढूंढने वाले नहीं हैं, हम जॉब देने वाले हैं, उत्पादन, जॉब का ही उत्पादन हम करने वाले हैं। अब वो क्या है कि छोटा जो पकौड़ा बना रहा है, चाय बना रहा है, ये सब अपने आप को एक हद तक इस विचार के साथ व्यक्ति के रूप में इस विचार के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। मतलब पूंजीवाद को भी जरूरत पड़ती है लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की, और उसके लिए इसीलिए
चाय के दुकान वाला जो एक चाय के दुकान पे एक छोटू को रखेगा, उसको भी बोलेगा कि 3,000 महीना देता है, 16 घंटे 18 घंटे काम कराता है, तो हाँ बोलेगा मैंने 2 लोगों या 1 लोगों को जॉब दिया हूँ, तो मैं हाँ एक मालिक हूँ और जॉब दिया हूँ, हाँ तो मैं बहुत एक महान व्यक्ति हूँ कि मैं लोगों को नौकरी देता हूँ। लेकिन उस नौकरी से कैसे उसकी जिंदगी चल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो भरपेट खाने सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने लायक है कि नहीं। क्योंकि बिल्कुल पहले कहा गया था सम्मान पूर्वक जिंदगी, अब है जिंदा रहना। हाँ हाँ हाँ, अब बिल्कुल जिंदा रह रहे हैं, वही बड़ी बात है। हाँ। और जिंदा रहने के लिए अब भी आप आपसी जो होड़ मच रहा है कि किसी तरह से जो हम जिंदा रह पाए, तो अब ये जो आपसी होड़ है, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है राष्ट्रवाद के लिए, और ये तमाम चीजें, मतलब यहाँ पर आपस में आप कितना भी संघर्ष करते रहे, आपस में झगड़ा होता रहे, आपस में हिंदू मुसलमान होता रहे, आपस में ईसाई हिंदू होता रहे, तमाम कुकी मणिपुरी होता रहे, ये तमाम चीजें होती रहे, पर आप सभी जब जब आप ऊपर देखते हैं, आप भारत माता की तस्वीर देखिए या मोदी जी की तस्वीर देखिए, तो सब आपको उसके साथ जुड़ते हैं। यानी आपसी जो संघर्ष है वो होने के बावजूद भी सभी एक प्रतिमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ाव है, इस तरह की जुड़ाव है, आप देखिए हिटलर ने जो संकट, मतलब हिटलर को हम सभी मानते हैं कि बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, पर आखिरकार उसके पैदा होने का कारण भी था, और जिसको हम बहुत सारे विचारकों ने बताया कि भाई पूंजीवाद में जो संकट उस दौर में था, लोगों का जो उस संकट की वजह से पूंजीवाद से एक तरह का पृथक वो हो रहे थे, और वो किसी न किसी रूप में उनको ये नहीं, मतलब कोई नए तरह का आदर्श भी सामने नहीं आ रहा था, तो जो वो गैप था उसको हिटलर ने भरा। तो इसी तरह से आज के दौर में आपको नजर आता है कि तमाम, और ये हिंदुस्तान की ही बात नहीं है, आप देखिए यूएस में, आप देखिए तमाम देशों में जो दक्षिण पंथ पैदा हो रहा है, वो दक्षिण पंथ आपस में जो होड़ है, आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, ये तमाम चीजें हैं, मौजूद है, किसी तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं, पर सभी राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी तरह ऐसी चीज के नाम पर जिसके साथ एक आपका भावनात्मक ही जुड़ाव है, उसके साथ आप जोड़ लेते हैं अपने आप को, तो वो संकट से निकलने का एक जरिया है। हाँ, मतलब पूंजीवाद के लिए भी वो जरिया है, और इन लोगों के लिए भी जरिया हो जाता है कि आदर्श जब कुछ है नहीं, तो वो उस आदर्श के साथ, एक ऐसे आदर्श के साथ जो उनको व्यवस्था में बांध करके रखता है, उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। तो इसको अब काफी समय हो गया, तो एक डाटा रखूंगा और लास्ट में मैं ललन जी से बात एक रखना चाहूंगा। जैसे कि नागपुर का एक डाटा है, जो मैंने, एक तो दुर्भाग्य की बात है कि अब नया डाटा सरकार प्रोवाइड नहीं कराती है, वो नहीं, वो केवल जो डाटा यूज करती है अपने लिए करती है। तो हमारे पास नागपुर MIDC का 31 अक्टूबर 2011 का एक डाटा है जो रखना चाहूंगा। मैंने, सरकार देखिए अपने लिए, एक तरफ अमित शाह बोलते हैं कि हमारे पास 90 लाख लोगों का फिंगरप्रिंट का डाटा है, हमारे पास जो UAPA कानून के तहत 22,000 जो केसेज हैं उसका डाटा, उस पर IB और इसके SIT उस पर प्रयोग करे और नए तरह से कैसे लोगों को इसको खत्म करना है उस पर काम करे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डाटा है, वर्कर्स का डाटा है, उसको नहीं लाना चाहती है। तो ये 11 का डाटा, इस पर मैं बात रखूंगा। एक जैसे नागपुर का जो बोले कि जो 11 इंडस्ट्रियल एरिया में 3,239 प्लॉट है, माने फैक्ट्री, जिसमें 2,999 को आवंटित किया गया है। लेकिन नागपुर का जो लाइसेंस दिया गया है वो है 10,356, और वो 10,356 चल भी रही है। यानी आपका 70% जो इंडस्ट्री है नागपुर में, वो इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर है, वो कहीं घरों में चल रही होंगी, कहीं कुछ और जगह चल रही है। तो इसी तरह से मैं ललन जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह का जो चलता है, तो वो वहां पर जो आवास है, वहां के लोगों का कोई विरोध होता है,
वहां लोग इस तरह के कोई उनको एक इस घटना से, ऐसी घटनाओं से जो फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट होता है जिसमें आग लग जाती है या विस्फोट हो जाता है, तो इससे क्या कोई चिंतित हो रहे हैं? नहीं, ये देखिए, जो आप 10,000 कंपनी की बात कर रहे हैं ना, ऐसा है जैसे खंडेलवाल एक कंपनी था, खंडेलवाल उद्योग दूसरा कंपनी था, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन देखेंगे ना, तो उन्होंने 9 कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। 2 कंपनी चालू है, लेकिन कागज में 9 कंपनी चालू है, और 9 कंपनी का जो बेनिफिट है वो मालिक लेता है। वो जो पूरा प्रोसेस ऐसा करके ये चला रहे हैं। एमआईडीसी जो आप हिंगना एमआईडीसी देखें, आधा से ज्यादा कंपनियां तो बंद है। नागपुर के में इंडस्ट्रियल एरिया में आधा से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई है। वर्कर में ऐसा, बहुत से वर्कर तो यहाँ से चले गए, जैसे रविंद्रा बंद हो गया, फेकौर बंद हो गया, शुभम स्टील बंद हो गया, फर्ट इंडिया, ये सभी बंद कंपनियां हैं। और उस वो जो प्लॉट आप बोल रहे हैं, वहाँ बिजनेस खोला जा रहा है, शॉपिंग ये खोला, होटल खोल रहे हैं, शोरूम खोल रहे हैं। तो और एक ये तरह जो से सरकार से बेनिफिट लेने के लिए वो प्लाट को खुद से वो कंपनियों को रजिस्टर्ड कराते हैं, और श्रम के एक साथ साथ वो जो और मैंने सरकारी जो चीजें हैं उसका भी वो दोहन करते हैं, उसका भी फायदा हाँ, लेते हैं। हाँ, सरकारी चीजों का ही, ये जो एक कंपनी के सारे 5 कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्जरी वाली बात बीच में आया था, यही है कि एक कंपनी सामने रखना, 5 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, और उसका जो पूरा बेनिफिट है वो सरकार से लेने का है। एक पूंजी का तो एक नियम है ना, कान में गुनगुनाने का, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जहां रुके हम छोड़ देंगे, और इसके लिए आपको जितना भी अन्याय अत्याचार करना पड़े करो। ये पूंजीपति के कान में कहते रहता है, उसी पर ये चलते हैं। चलिए ठीक है, तो प्रत्युष जी एक लास्ट कमेंट, आप इस तरह के जो एक्सीडेंट हैं उस पर एक आप अपना एक कमेंट, लास्ट कमेंट दे दीजिए। हाँ मतलब ये एक जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या कारण है, मतलब इस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि हिंदुस्तान में हो या बाहर भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कभी भी बहुत बड़े, मतलब ट्रेड यूनियन मूवमेंट के केंद्र में कभी नहीं रहते, और जबकि ये घटनाएं लगातार होती रही हैं, और आजकल ये घटनाएं और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसा हम लोग बार बार चर्चा करते ही रहे हैं कि जिस तरह का पूंजीपतियों के बीच में, देशों के बीच में जो होड़ है, हाँ, जिसमें की पूंजी उनके दायरे में रहे, उसके लिए, और जो फाइनेंस कैपिटल का जो पूरा आज वित्तीय पूंजी का जो नेचर है, जिसकी वजह से ये तमाम मतलब पूंजीपतियों को उस ढंग से लड़ना पड़ता है अपने लिए, मतलब कोशिश करते रहना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा में लगे रहना पड़ता है, तो वो उसमें ये घटनाएं और होती रहती हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और श्रम कानून और तमाम अलग तरह के कानून, जितने भी औद्योगिक कानून हैं, उनका लगातार एक तो सरकार की तरफ से ही वो सारे खारिज किए जा रहे हैं, और ऊपर से ये भी मतलब एक हद तक उसका जो है उसका भी को भी वो लोग मानते नहीं है। तो मेरी समझ है कि हमें, और इसका एक कारण है, ये लोग कहते हैं कि ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट को जोड़ दिया गया है, मतलब मजदूर मरे मजदूर के रूप में, उसके उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि मानकर चला जाता है कि मजदूर जो है, अगर अगर विस्फोटक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये जाहिर है कि उसके जॉब प्रोफाइल में ये बात जुड़ा हुआ है कि वो वहां उसकी मौत हो सकती है। मौत हो गई। तो आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट हैं जिसमें ये बात, इस पर कोई नहीं कहता है कि विस्फोट जो ये सारी चीजें हैं इसमें इस पर रोकथाम होनी चाहिए या इसको रोकने की जरूरत है, ये कोई नहीं कहता। सभी ये कह रहे हैं कि इसको रिहायशी इलाकों से अलग करके रखो। और देखिए कंपेंसेशन की बातचीत
मुआवजा देने की बातचीत मजदूर के लिए नहीं है, वो एक नागरिक के लिए है क्योंकि वो मर गया है। हाँ, मतलब मजदूर के रूप में कोई आपको मतलब मजदूर के रूप में कोई पहचान नहीं है इसमें। वो मजदूर उसी तरह से है जैसे मशीन होता है। हाँ, मशीन टूट सकता है, हाँ, कभी भी काम में मशीन टूट सकता है, उसी तरह से मजदूर की मौत हो सकती है। तो पुराने मतलब ये तो भाषा ही है। देखिए आप, एक तरफ रिसोर्स मतलब आप मानवीय संसाधन बोलते हैं, मतलब श्रमिकों को हमारे यहाँ पहले मिनिस्ट्री का नाम भी था, मानवीय संसाधन मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स। तो यानी आप मजदूर को रिसोर्स के ही बतौर देख रहे हैं। तो वो रिसोर्स में तो ये है, मशीन खराब हो जाती है तो उसी तरह से ही हो जाता है। तो जो ये जरूरत है इस बात की कि कैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को फिर से इंडस्ट्रियल जो संघर्ष है, मजदूरों के संघर्ष के केंद्र में लाया जाए। क्यों? वो केवल ये मसला नहीं है कि वो अचानक कोई घटना घट गई। आखिरकार जिस तरह के प्रेशर बढ़ते हैं, जो ललन ने भी बताया कि जिस तरह से मतलब उत्पादन की प्रक्रिया रोकी नहीं जाती है, वो लगातार मतलब मेंटेनेंस भी काम हो रहा है, तरह तरह के काम हो रहे हैं उसके साथ, और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं। काम इस तरह की घटना आप यूपी में एनटीपीसी का भी देख सकते हैं, जिसमें कि काफी मजदूरों की मौत हुई थी। यूपी के एनटीपीसी में जो विस्फोट हुआ था, इसी तरह की घटना थी कि आप रोक नहीं रहे थे मेंटेन को। आप मतलब प्राइवेट ही नहीं, अब सरकारी उपक्रम भी इसी चीज को अपनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको उत्पादन किए जाना है क्योंकि मार्केट में डिमांड है और उस डिमांड को पूरा करना आपका मुख्य एजेंडा है। अब मार्केट में जिस तरह से चीजें ऑपरेट करती है, आपको एक तरफ वो है और दूसरी तरफ दूसरे पूंजीपतियों और दूसरे उद्योगपतियों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा है। तो ये लगातार आपको करते रहने की जरूरत पड़ती है। तो ये पूंजीवाद के अंदर ये जो एक तो हमको ये समझने की जरूरत है कि ये एक्सीडेंट लाजिमी है। मतलब ये जो जिस तरह का पूंजीवाद है उसमें ऐसी स्थिति होनी ही है, पर साथ में ये भी जरूरत है कि किस तरह से इसको हम मजदूर आंदोलन के केंद्र में लाए धीरे धीरे, जो जिसको इतने सालों से एकदम दरकिनार कर दिया। ये ह्यूमन राइट्स का मसला हो सकता है, किसी और चीज का मसला हो सकता है, पर लेबर राइट्स के मसले के रूप में इसको सामने नहीं रखा। तो इसी तरह का आप देखेंगे हाउसिंग का भी मामला है। पहले क्या है, जो इंडस्ट्री बनती थी उसके आसपास वो हाउसिंग भी बनाता था, वहां मजदूर रहते थे वहां से काम करने। अब उससे एकदम मुक्त हो गया है, 90 के बाद तो एकदम मुक्त हो गया है। कहीं इंडस्ट्री बनती है उसके लिए कोई हाउसिंग नहीं बनता है। अब होता है कि मजदूर को फैक्ट्री मालिक बोलता है हमारे जो ऊपरी छत है उसके ऊपर रह लो, एक रूम है उसमें 10 रहते हैं और नीचे तो एक उसको फ्री का लेबर मिल जाता है 24 घंटे। दूसरा, कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें उसकी जान जाती है। तो अभी तक हाउसिंग के मामले को भी ट्रेड यूनियन मैंने उस पर तो कभी बात ही नहीं किया अभी तक, मैंने उस चीज को समझाई। बिल्कुल। तो ठीक है साथियों, तो मजदूर मोर्चा का ये कार्यक्रम, मैंने मजदूर मोर्चा जो टीवी है, मजदूर मोर्चा ने ये मोर्चा टीवी है, तो इसका अगला कार्यक्रम हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर और बात करें, क्योंकि लेकिन इससे जो निकल रहा है कि ये केवल एक देश और एक प्रदेश की बात नहीं रह गई है, ये बहुत जगह हो रही है। और वो चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर हो या निर्माण मजदूर हो, सीवर मजदूर हो, सबको एक जोड़कर एक आंदोलन की जरूरत है। जो कि अभी अभी क्या है कि जो थोड़ा लड़ने वाला फोर्स भी अलग अलग बांट कर देखता है। कोई बोलता है सीवर डेथ बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कोई बोलेगा कि निर्माण मजदूरों का बड़ा है। लेकिन सारे मजदूर हैं, इस रूप में अगर हम चिन्हित नहीं करेंगे तो इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। और जिसको हम स्वतः स्फूर्त आंदोलन बोलते हैं, वो भी एक तरह से स्वतः स्फूर्त मजदूरों का आंदोलन नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने मजदूरों के बीच ही आपस में एक तालमेल हो और बना रहता है। तो इसके साथ हम लोग आगे के कार्यक्रम में समाप्त करते हैं और आगे ललन जी से हम लोग फिर बात करेंगे। और हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि वो इसको लाइक भी करें हमारे, और ये ताकि हम लोग आने वाले उसमें और इस प्रोग्राम को ले सकें।